नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और जब सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां के पुंछ के राजौरी में सेना पर हुए आतंकी हमले में चमोली के नारायण बगड़ के बमियाला गांव के वीरेंद्र सिंह भी शहीद हो गए हैं। वीरेंद्र सिंह के शहीद होने की जैसे ही खबर गांव में मिली, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को रुड़की लाया जा रहा है और शनिवार को शहीद के शव को उनके गांव लाया जाएगा। वीरेंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन जारी है। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही सेना के जवान हैं जो शहीद हुए हैं। पुंछ में जिस तरह से 20 तारीख शाम से ही आतंकवादी के साथ सेना की मुठभेड़ चल रही है, उसी में जो उत्तराखंड के ये जो सेना के जवान हैं बमियाला गांव के वीरेंद्र, उनकी शहीद हो गए हैं और उनके पार्थिव शरीर को रुड़की लाया जाएगा और फिर उनके गांव लेकर आया जाएगा। देहरादून से खबर है, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 31 जनवरी से पहले बम्पर ट्रांसफर होंगे। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश भेजे हैं और कहा कि एक ही जिले में 3 साल से जमे ऑफिसर्स बदले जाएंगे। यह निर्देश आईएएस, आईपीएस, पीसीएस समेत बीडीओ लेवल तक के प्रभावी होगा। तो बड़ी खबर मिल रही है, जिस तरह से 2024 का इलेक्शन है, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 31 जनवरी से पहले बम्पर ट्रांसफर हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश भेजे हैं और कहा है कि एक ही जिले में जो 3 साल से ऑफिसर्स डटे हुए थे, जमे हुए थे, उनको बदला होगा। यह निर्देश आईएएस, आईपीएस, पीसीएस समेत वीडियो लेवल तक के प्रभावी होगा, यानी ट्रांसफर का बड़ा दौर देखने को मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और देहरादून में आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। शाम को 4:30 बजे से सचिवालय में मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग की बात की जाए तो डायलिसिस के मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है और फ्री में डायलिसिस के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की इस बैठक में मुहर लग सकती है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को 4% डीए की बढ़ोतरी, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में नियमितीकरण का भी प्रस्ताव आने की उम्मीद है। साथ ही करीब 150 संविदा कर्मियों को भी सौगात मिल सकती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव और बैठक में चर्चा होगी जिस पर कह सकते हैं कि मुहर लग सकती है। कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिसको लेकर जनता आज खुश होती दिखाई देगी? देखिए नीलू, जो प्रस्ताव अभी आपने कहे हैं, पढ़े हैं, वो तो होंगे ही। इसके अलावा पूरे प्रदेश में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये छोटे छोटे जो सेंटर है सीएससी, पीएससी के, इनमें जो रजिस्ट्रेशन शुल्क अभी तक होता है वो अलग अलग निर्धारित है। लेकिन अब आज कैबिनेट में एक प्रस्ताव आ सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कि प्रदेश के जितने भी चिकित्सालय हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, सब में एक समान रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा। यानी कि अगर कहीं पर 18 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क है तो पूरे प्रदेश में हर अस्पताल में, हर मेडिकल कॉलेज में 18 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क ही लिया जाएगा। इस तरह का एक प्रस्ताव आज हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से आ सकता है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि आज की कैबिनेट में यूसीसी या फिर राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% क्षतिज आरक्षण देने का मामला था, इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक विषय पर आज चर्चा हो सकती है। और ये भी माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरह की चर्चा है कि इसके लिए एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर आज की कैबिनेट में विचार विमर्श हो सकता है, जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्रियों के बीच, कि या तो राज्य आंदोलनकारियों को जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाना है, क्योंकि वो विधेयक अभी विधानसभा में पेंडिंग है, प्रवर समिति उस पर अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, अब उसको एक बार फिर से विधानसभा के पटल पर जाना है, वहां से पास होगा तो 10% जो क्षैतिज आरक्षण का मामला था राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को, उसको वो एक नियम बन जाएगा। तो इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी आज चर्चा हो सकती है। या फिर जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लगातार बात कहती आ रही है, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी आज की कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चलिए ठीक है, कैबिनेट की इस बैठक पर आप नजर रखिए, अब आगे भी आपसे बातचीत होगी। सुनील, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
और टनकपुर में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर से देहरादून के लिए वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही सीएम ने खुद बस में बैठकर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और कुछ दूर तक इस पर सफर भी किया। टनकपुर से देहरादून की वॉल्वो बस चलने से लोगों को काफी ज्यादा सुविधा और राहत हो जाएगी। और देहरादून में संघ कार्यालय में आज आरएसएस के संघ कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग ली है। पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर इस पर चर्चा हुई। होसबोले 3 दिन के दौरे पर दून में है। शनिवार को परिवार प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं आरएसएस उत्तराखंड में 5000 गांव तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है, जिसके लिए आरएसएस एक अभियान भी चलाने जा रही है। देहरादून में है और आज देहरादून में संघ कार्यालय में मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें अयोध्या राम मंदिर को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है संघ की, उसमें क्या कुछ भूमिका रहेगी, तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको लेकर ये मीटिंग यहां पर चल रही है। तमाम पदाधिकारी संघ से जुड़े हुए यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसी पर डिस्कशन यहां पर किया जा रहा है कि 22 तारीख को अयोध्या में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें क्या कुछ तैयारियां की जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर मीटिंग चल रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी ओनियाल। और दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चे के अध्यक्षों को बुलावा भेजा गया है। दोपहर बाद 3 बजे से बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी। बैठक में उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। हमारी नियमित बैठकें होती हैं। नियमित बैठक के अंग में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठे, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझे भी उस बैठक में रहना है। बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से सदन में बैठक में ही चीजें तय होती है, लेकिन ये सत्य है कि आगामी दिनों में लोकसभा के चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव की दिशा राज्यों ने क्या रणनीति बनाई है उस पर चर्चा होगी। केंद्र हमसे क्या अपेक्षा करता है उसकी चर्चा होगी और किस प्रकार से राज्यों के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो 100% विजय की ओर हम पहुंचे, उसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम निर्धारित होंगे। इन सब विषयों पर आज की बैठक में चर्चा होने वाली है। और उत्तरकाशी की बात करें तो यहां पर पिछले 5 दिनों से जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे पूरे जिले में धुआं छाया हुआ है। टॉन्स वन प्रभाग, अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि जिला मुख्यालय में मुखेम, डुंडा, धरासू रेंज के जंगलों में वन विभाग ने आग पर कंट्रोल पा लिया है, लेकिन पूरे जिले में इस वक्त धुएं और कोहरे से इस वक्त छाया हुआ है। लगातार 5 दिन से ये हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों को सांस और आंखों में जलन की समस्या आ रही है। अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं, मरीज अपने आप को दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत वहां आसपास रहने वाले लोगों को इस धुएं की वजह से हो रही है। तो आग लगी है, उससे एक तो ये इम्पैक्ट हो रहा है कि जो धूप है सूरज, वो उसकी रोशनी नीचे तक नहीं आ रही है और धुआं जो है उसका वो पूरा एनवायरनमेंट को पूरा घेरा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण जो है सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, खांसी, आंखों में जलन ये ज्यादा हो गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त उत्तरकाशी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, पहले तो जंगल जल रहे थे, 5 दिन से ये जंगल जल रहे हैं, आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन अब तो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत ये हो गई है कि इस धुएं की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है। बिल्कुल यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि 5 दिन का समय बहुत होता है और लगातार जो जंगल है जल रहे हैं और धुंध छाई हुई है, जिसके कारण धूप नहीं निकल पा रही है। और 5 दिन से एक तरफ कड़ाके की ठंड है और दूसरा जो धुआं है वो जो ग्रामीण है उनके स्वास्थ्य पे असर डाल रहा है। जो डॉक्टरों का कहना है कि जो लगातार सांस के जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है, आंखों में जलन की समस्या आ रही है। और इसमें अपडेट है कि जो टॉन्स और यमुना वन प्रभाग के जो जंगल है लगातार
धधक रहे हैं। हालांकि इसमें उत्तरकाशी जो वन प्रभाग है, खासकर डुंडा और मुखेमरेंज की बात करें तो वहां पे थोड़ा आग को नियंत्रण जरूर किया गया है, पर धुआं पूरी तरह से पूरे जनपद में देखा जा सकता है, जो दिखाता है कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो जंगल है वो जल रहे हैं और धूप नहीं निकल पा रही है, जिसके चलते वो कोहरा छाया हुआ है। और कोहरा इसलिए छाया है क्योंकि जो धुआं है वो बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया है पूरे जनपद में। और कह सकते हैं कि अगर इसी तरह का मौसम बना रहता है तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनके स्वास्थ्य पे भारी पड़ सकता है। तो अपनी राय, जो डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, अपनी राय दे रहे हैं, पर कह सकते हैं कि सर्दियों के मौसम, तो जब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सकेगा बलबीर, तब तक इसी तरह की स्थिति रहेगी। धुएं की वजह से वहां के लोग परेशान होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मूल निवास को लेकर 24 दिसंबर को बुलाई गई रैली अपना असर दिखाने लगी है। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सरकारी मशीनरी अलर्ट मोड पर आ गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी 13 जिलों के डीएम को पत्र भेजकर महिलाओं और युवाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सभी डीएम से 5 जनवरी तक मांगी गई है। इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, ग्राम्य विकास, कृषि उद्यान, पशुपालन, लघु उद्योग, महिला कल्याण, पर्यटन विभाग समेत कई ऐसे सरकार द्वारा आयोजित संचालित योजनाओं से महिला एवं युवाओं को कितना फायदा पहुंचा है, इसकी पूरी डिटेल और जानकारी मांगी गई है। साथ ही ये भी जानकारी मांगी गई है कि पहाड़ से युवाओं के पलायन को रोकने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। और करीब 2 सालों में 30,000 से ज्यादा साइबर क्राइम के केस आने के बाद उत्तराखंड पुलिस हर थाने में आईटी एक्सपर्ट बिठाने का फैसला किया है, ताकि साइबर क्राइम पर लगाम लगाई जा सके। पिछले साल और इस साल अभी तक उत्तराखंड में अलग अलग मामलों में कुल 31,000 एफआईआर दर्ज हुई हैं। वहीं इस दौरान प्रदेश में 33,000 से ज्यादा मामले सिर्फ साइबर क्राइम से जुड़े हुए दर्ज हुए हैं। गौरतलब है कि साइबर क्राइम का मामला अपहरण, लूट, हत्या जैसे अपराध से अलग दर्ज किया जाता है। साइबर क्राइम को सुलझाना पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि पुलिस के पास एक्सपर्ट नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए शुरुआती चरण में प्रदेश के 4 जिलों के सभी थानों में आईटी एक्सपर्ट रखने की कवायद शुरू हुई है। कुल अगर हम संख्या देखें 2022 और 23 का कंपैरिजन देखें तो इसमें इन हेड्स में कमी आई है, लेकिन साथ ही अगर देखें तो हम साइबर क्राइम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है। जितना हमारा लगभग 15,000 प्लस जो आईपीसी क्राइम है, उतना ही लगभग कंप्लेंट्स भी एक साल में साइबर क्राइम्स की आई हुई है। तो ये एक उत्तराखंड पुलिस के सामने एक बेहद बड़ी चुनौती है कि साइबर क्राइम को हम कैसे डील करें। उत्तराखंड में औसतन रोजाना 45 मामले साइबर अपराधों से जुड़े हुए सामने आते हैं। पिछले 2 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साइबर अपराधियों ने करीब 55 करोड़ की ठगी की और अगर इसकी रिकवरी की बात करें तो केवल 5.5 करोड़ रुपए ही वापस मिल सके हैं। कुल मिलाकर लगभग 55 करोड़ रुपए का फ्रॉड इस साल रिपोर्ट हुआ है साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स में, और जिसमें से लगभग हम 6.25 करोड़, जिसका मतलब लगभग 11-12% हम पैसा पीड़ितों का वापस करा पाए हैं। तो इसमें जितना जल्दी अगर कोई पीड़ित रिपोर्ट कर देगा उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं पैसे वापस आने के। जहां तक कि ट्रेंड की बात की जाए तो अलग अलग तरह का ट्रेंड इस साल निकल कर आया है। मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं और जो बड़ा साइबर फ्रॉड रिपोर्ट हो रहा है वो वर्क फ्रॉम होम और वीडियो लाइक करने के नाम पर है। उत्तराखंड में साइबर अपराधियों के निशाने पर घरेलू महिलाएं, रिटायर्ड कर्मचारी और ऐसे लोग रहे हैं जो रोजगार की तलाश में रहते हैं। हालिया घटनाओं में साइबर अपराधियों ने अब ऐसे लोगों को भी शिकार बनाना शुरू किया है जो पैसा इन्वेस्ट करने के ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। कोविड की करें तो कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में सभी मेडिकल कॉलेजेस को अपनी तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने सभी डीएम और सीएमओ के साथ मीटिंग की है, जिसमें संक्रमण को देखते हुए सभी तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि ये राहत की बात है कि अभी तक प्रदेश में कोविड के कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं, कि अभी कोई घबराने वाली फिलहाल बात नहीं है। एक तो उत्तराखंड में अभी तक इस सब वेरिएंट की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
लेकिन एहतियात के तौर पे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस ये पारित किए हैं कि सर्वेलेंस और टेस्टिंग हम लोग बढ़ा। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में मौसम आज एक बार फिर से बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। 3000 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तो वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में अगर मौसम बदलता है तो पहाड़ में ठंड और बढ़नी तय मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि 3000 मीटर से ऊपर वाले जो इलाके हैं बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है और साथ ही साथ पहाड़ों में पाला भी परेशानी लोगों की बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से अब ठंड की मार पहाड़ के लोगों पर पड़ने वाली है। मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि आज मौसम विभाग ने कहा है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी हो सकती है और जो मैदानी वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को ठंडी का सामना करना पड़ रहा है। पारा लगातार लुढ़कता चला जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार है। और पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिसके बाद जगह जगह प्राकृतिक झरने भी अब जम चुके हैं। पीने के पानी भी जमने के कगार पर है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों में 2 दिन बाद मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताते हुए बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जरूर जारी की है। लेकिन उससे पहले पहाड़ों में पड़ रही सूखी ठंड से लोगों के हाल बेहाल हो रखे हैं। सड़कों पर पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोगों को चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही है। गुरुवार की रात रामनगर के मुहान में एक बाघ एक रिजॉर्ट के अंदर जा घुसा। बाघ यहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। वीडियो देखने के बाद लगता है कि बाघ कुछ घायल है और इस वीडियो के सामने आने के बाद से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि अलग अलग इलाकों में बाघों का हमला हुआ है, जिसमें कई जानें भी गई है। लोगों ने अब जब ये सीसीटीवी फुटेज देखा है कि किस तरह से रिसोर्ट के अंदर बाघ घुसा है, बाघ यहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, इसके बाद वहां जो आसपास के लोग हैं वो काफी चिंतित और परेशान, साथ ही डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जे के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला कोटद्वार के मेन बाजार से लगे गोविंद नगर इलाके का है, जहां निगम की जमीन पर कब्जा कर अवैध दुकानें बना दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिए। इस जगह पर सभी कूड़ेदान रखा जाता था, लेकिन खाली जगह का फायदा उठाकर उस पर एक व्यक्ति द्वारा दुकानें बना दी गई। नगर आयुक्त ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। है कि जो संबंधित जिस निर्माण करता है उसकी वो भूमि नहीं है, क्योंकि उसका जो जिस नाम से उसकी रजिस्ट्री है वो किसी और नंबर पर है। तो इसमें संयुक्त निरीक्षण कराया गया है और पटवारी, और उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है मेरे पास। जैसी आएगी तो उसके बाद नियमानुसार उसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। और अल्मोड़ा तहसील से काटकर धौलछीना तहसील बनाने की घोषणा 2013 में हो गई और 100 से अधिक गांवों को भी तहसील में शामिल करने का जीओ भी जारी हुआ। लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी तहसील सिर्फ कागजों में चल रही है। राज्य की तत्कालीन सरकार ने 2013 में धौलछीना में तहसील बनाने के लिए 100 से अधिक गांवों को शामिल कर नई तहसील बनाई, जिसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई। लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी ना तो जिला प्रशासन तहसील शुरू कर पाया और ना ही जमीन ढूंढ पाया है। अभी जो धौलछीना तहसील है उसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं है और भूमि की तलाश करी जा रही है। साथ ही हम ये भी संभावना को तलाश कर रहे हैं कि अगर वो उस तहसील को संचालित करें तो ब्लॉक में अगर हमें पर्याप्त कक्ष मिल पाए, तो इसके लिए भी अभी पत्राचार किया गया है। वहीं छोटे से काम के लिए ग्रामीणों को 80 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा मुख्यालय में तहसील के काम के लिए आना पड़ता है। अगर जल्दी तहसील स्थापित नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र, हमारे भैंसियाछाना ब्लॉक में कम से कम 50 ग्राम सभाएं हैं
वहाँ पर निवास करते हैं, उनको इतनी दूर 50, 60, 70 किलोमीटर अल्मोड़ा आके अपना काम तहसील में कराना पड़ता है। बहुत समस्या है उधर हमारे क्षेत्र के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2013 में जो घोषणा की गई थी, अभी 10 साल हो चुके हैं, अभी तक वो अस्तित्व में नहीं आया। जिले में सिर्फ धौलछीना ही नहीं, 3 तहसील और उप तहसीलों के लिए भी जियो जारी हुआ था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से काम आगे नहीं बढ़ सका। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले नई तहसीलों और उप तहसीलों में स्टाफ की नियुक्ति होगी या फिर सिर्फ कागजों में ही काम चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।